हेलो एवरीवन। आइए हम लोग शुरू करेंगे। हम लोगों ने 16 महाजनपद के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे 16 महाजनपद के आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, आज हम लोग शुरू करेंगे 16 महाजनपद में क्या क्या चीज़ें थी, यानी कि वहाँ पे गणतंत्र था या राजतंत्र था। 16 महाजनपदों में व्रजी और मल के बारे में बात करें तो व्रजी और मल के अलावा सभी राज्य जितने भी थी वो सब राजतंत्रात्मक सिस्टम पर आधारित थे, यानी राजतंत्रात्मक सिस्टम द्वारा शासित होते थे। जहाँ पे राजतंत्रात्मक सिस्टम में क्या होता है कि एक राजा होता है जो जिसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, वो राजा वंशानुगत जिसे कहते हैं। इसी सिस्टम पे ये राजा होते थे, ठीक है। तो यानी कि राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, यानी वंशानुगत जो थे ये राजा हुआ करते थे। इसके बाद गणतंत्रात्मक व्यवस्था में जो राजा हुआ करता था, राजा जो होता था वो चुना हुआ होता था, यानी कि निर्वाचित हुआ करता था। निर्वाचित होता था राजा गणतंत्रात्मक में। लेकिन अगर राजतंत्रात्मक के बारे में बात करें तो वहां पे जो राजा हुआ करते थे वो वंशानुगत राजा हुआ करते थे। अब ये जो राज्य जो थे, राज्य जो है वो गण या संघ के नाम से जाने जाते थे। गणराज्य एक प्रकार के जो थे वो कुलीन तंत्री राज्य थे, और जिसमें शासन जो थे वो बड़े लोगों के द्वारा, यानी कि एक कुलीनों का एक समूह द्वारा चलाया जाता था, और इसमें गण राजा निर्वाचित किया जाता था, ठीक है। राज्य के सभी आर्थिक साधनों पर सामूहिक अधिकार होता था। किसका? सभी लोगों का सामूहिक अधिकार होता था। और राजतंत्र के बारे में अगर बात करें तो राजतंत्र में सारी शक्ति जो थी वो किसके पास हुआ करती थी? राजा के हाथों में हुआ करती थी। राजा जो है वो कौन होगा? अगर वर्ण व्यवस्था के अनुसार बात किया जाए तो राजा जो है वो क्षत्रियों के लिए सुरक्षित था, राजा का पद। यानी कि अगर राजा बनेंगे तो वो कौन बनेंगे? वो क्षत्रिय ही बनेंगे। अब राज्य की जनता से जो कर या भेंट जो वसूला करते थे, या फिर जो भी युद्ध से जो लूट हुआ करती थी, जो धन प्राप्त हुआ करती थी, उसी से ये लोग राज्य अपना जो है वो खर्च चलाया करते थे। और इसी धन के बल पे, इसी पैसे के ऊपर वो राजा जो थे वो बड़ी बड़ी सेना या फिर नौकरशाही या राज्यों का शासन किया करते थे। इसी धन के ऊपर, इसी धन के बल पर ये अपना शासन चलाया करते थे, ठीक है। सभी 16 महाजनपदों में हमने बताया अभी कि सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन था? मगध महाजनपद। तो मगध महाजनपद जो है इसके बारे में बात करेंगे कि मगध महाजनपद आखिर इतना शक्तिशाली कैसे था और मगध का उत्कर्ष किस प्रकार हुआ। सबकी समान स्थिति थी क्या? आंसर है नहीं। 16 महाजनपदों में सबकी स्थिति समान नहीं थी, और इसमें सबसे शक्तिशाली था जिसका नाम था मगध, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली अगर कोई राज्य थे इन सभी महाजनपदों में, 16 महाजनपद में, तो वो कुछ नाम आते हैं जिनमें काशी, कौशल, अंग और मगध राज्य थे, जो कि 16 महाजनपदों में सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं, ठीक है। अब गणराज्यों में प्रमुख जो थे वो कौन थे? तो गणराज्यों में जो प्रमुख थे उसका वो थे वज्जी संघ। इसमें संप्रभुता और प्रसार के लिए आपस में हमेशा लड़ाई होता रहता था कि भैया देखिए, गणराज्य में कौन बताया मैंने? वृज्जी संघ। और प्रभावशाली राज्य जो भी थे जिसमें काशी, कौशल, अंग, मगध के बारे में बात किया, अक्सर इन राज्यों में, इन महाजनपदों में अक्सर अपने प्रसार के लिए, अपने फैलाव के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए हमेशा आपसी संघर्ष होता रहता था। मगध जो राज्य था इस संघर्ष में अक्सर जीत गया, सभी से जीत गया, और जल्दी ही वो महाजनपद से एक बड़ा साम्राज्य में बदल गया। मगध महाजनपद पहले जो था एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, अब राज्य से साम्राज्य बन गया, बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया मगध साम्राज्य। ये जितने भी आसपास में लड़ाइयाँ होती थी, जो प्रतिद्वंदी थे इनसे, सबसे जीत गया मगध महाजनपद और अपने सीमा का प्रसार किया, और ये मगध राज एक बहुत बड़ा साम्राज्य में बदल गया। अब सवाल ये होता है कि मगध आखिर इतना बड़ा साम्राज्य में बदला, तो इसका क्या कारण हो सकता है? आखिर क्या वजह थे जिससे ये जो थे इतना बड़ा शक्तिशाली महाजनपद बन गया? आखिर कोई तो वजह होगी। आंसर है हाँ, इसके कुछ कारण हैं। क्या कारण है? सबसे पहला कारण अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो वो है मगध की भौगोलिक स्थिति। मगध की भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो हमने बताया कि मगध और इसकी राजधानी, तो मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। राजगीर या फिर राजगिरी, राजगिरी को राजगीर भी कहा जाता है यहाँ पे। और दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगर दोनों राजधानी के बारे में बात करें तो ये दोनों बहुत ही सुरक्षित स्थान पर थे, ठीक है। और
जैसे राजगीर के बारे में बात करें तो राजगीर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिस पर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था तो बाहर से आक्रमण का कोई खतरा बहुत ज्यादा था नहीं। और जब बाहर से आक्रमण का खतरा नहीं रहेगा तो अपना क्षेत्र का विकास, अपना जो एरिया है उसको बढ़ाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको डर नहीं रहेगा। अब इसके बाद पाटलिपुत्र जो था, हमने बताया कि राजगीर जो है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र जो है वहां पे वो चारों तरफ नदियां थी, चारों तरफ नदियां, जिनमें गंगा नदी, गंडक नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, तमाम तरह की नदियां जो थी वो पाटलिपुत्र के आसपास थी। तो नदियों के पास थे ये, तो नदियों से घिरा हुआ शहर पाटलिपुत्र, पहाड़ों से घिरा हुआ जो जगह था वो था राजगीर। तो ये सब सेफ जगह माना जाता था, है ना, सेफ जगह। दूसरी बात, ये नदियों के पास है तो यहाँ पे फसल भी बहुत ज्यादा होगी, और फसल अच्छी होगी तो खेती, मतलब खेती अच्छी होगी तो इंडस्ट्री बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, शिल्प विकसित होंगे, व्यापार बढ़ेगा, और इससे जब व्यापार बढ़ेगा तो पैसा आएगा, राज्य की आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी, प्रशासन और सेना के लिए बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, और जिससे हम ज्यादा से ज्यादा सेना रख सकेंगे। दूसरा, आगे तीसरा कारण था मगध का सैन्य संगठन। मगध के सैन्य संगठन के बारे में अगर हम बात करें तो मगध के पास क्या थी, मगध के पास लोहे की खान थी। इससे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र बनाए, जिससे मगध की सैनिक शक्ति क्या होने लगी, बढ़ने लगी। कहा जाता है कि अवंती को छोड़कर अन्य राज्यों में से किसी के पास भी लोहे का भंडार नहीं था, किसी के पास भी लोहे का भंडार नहीं था। किसके पास, अवंती को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ एक मगध के पास था, इसके अलावा किसी के पास लोहे का भंडार नहीं था। मगध में जो थे वो हाथी भी मिला करते थे, और हाथी है जिसका इस्तेमाल मगध के राजा लोगों ने सेना में अपनी सेना की शक्ति बढ़ाने के लिए किया था। तो ये तीसरा कारण था कि मगध के सैन्य संगठन भी अच्छी थी, मगध के पास लोहे की भंडार थी, मगध के पास सेना भी अच्छे थे। क्यों? क्योंकि मगध के पास हाथी भी थी, और हाथी होने की वजह से मगध के शासकों में, सेना में बहुत ज्यादा सैन्य शक्ति बढ़ गया था। अब बात करेंगे आगे कि चौथा कारण कि मगध के पास जो थे, या मगध के जो राजा थे, उस राजाओं में यानी मगध के शासकों का योगदान, कहा जाता है बौद्ध साहित्य के अनुसार, जैन साहित्य के अनुसार कहा जाता है कि बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसार कि मगध के उत्कर्ष में वहां के राजाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो बिंबिसार, अजातशत्रु ने कूटनीति और सैनिक पराक्रम का सहारा लिया और मगध को एक बड़ा राज्य में बदल दिया। ठीक है, तो ये हो गया मगध। तो मगध के उत्कर्ष के कारण अभी मैंने आपको बताया। तो ये हो गया मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का कारण, या फिर हम बोलेंगे कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे, तो इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ जिक्र किया। अब हम लोग आगे किसी अन्य लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा, दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।